नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं पहली बार लाइव क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं खुद दिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो सॉरी उसके लिए। तो दोस्त आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैं दोस्त कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है ना, जिसका हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा जैसे स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, मतलब अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग एनर्जी को देखेंगे। जैसे पहला हम लोग का दिया है दोस्तों इसमें कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज कहने का मतलब ये दोस्त कि देखिए ऐसी ऊर्जा जो हमें नेचर के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त होती है। देखिए हमने लिखा भी है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। मतलब एक तरीके से ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है, जो हम जिसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। जैसे हम जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, लकड़ी और फिजिल्स। फिजिल्स में जैसे मान लीजिए हमारा दोस्तों क्या है, यूरेनियम है। ठीक है, तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत तरह के प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में बहुत तरह के एग्जांपल हैं। तो कभी कभी जैसे आप बीके मेहता, आर के राजपूत, जे बी गुप्ता सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसमें पूछता है कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, वहाँ पे एग्जांपल देके पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ऐसी एनर्जी के ऐसे स्रोत जो हम प्राइमरी एनर्जी सोर्स का ही हम लोग ट्रांसफॉर्म करके बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आप डीजल का यूज़ करके, डीजल हमें प्रकृति से प्राप्त है लेकिन उसका हम यूज़ करके डीजल पावर प्लांट बना लिए हैं। ठीक है, कोयला, स्टीम कोयले का यूज़ करके हमने क्या बना लिया, थर्मल पावर प्लांट बना लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें क्या है कि जो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज होती हैं वो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज की सहायता से उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, स्टीम एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए टाइडल हमें प्रकृति से प्राप्त है, तो टाइडल का हमने क्या किया कि वहाँ पे टरबाइन वर्बाइन लगा के और हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लिया वहाँ पे, फिर उसको अल्टरनेटर से कपल्ड जो टरबाइन होती है उसको कपल करके हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लिया। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा दोस्तों कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज के एग्जांपल्स को हमने अभी देखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगला हम लोग का है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन आपको दिख रहा होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन में पूछता है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, ना कभी भूलोगे कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ भूलेंगे नहीं एकदम 100%। ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जैसे हमारे एग्जांपल में क्या आते हैं, जैसे हमारे स्टीम इंजन, गैस पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके जो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज था ना, एक तरीके का वही ले गए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, जैसे स्टीम इंजन, हाँ ये हमें नेचुरल से, तो इसमें स्टीम हम लोग ला रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोयले का यूज़ कर रहे हैं जो भी है, तो लेकिन इसे बना रहे हैं, जो एक्सपेंसेस खर्च आ रहे हैं ना, तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि गैर परंपरागत और परंपरागत क्या है। ठीक है, तो परंपरागत में हमारे क्या आएंगे हिंदी में, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में स्टीम इंजन, गैस पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नॉन कन्वेंशनल में क्या देख लेंगे, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, मतलब जो हमें भगवान ने दिया है। ठीक है, जो हमें प्रकृति में अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हम लोग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि सोलर पावर प्लांट, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, फ्यूल सेल, वेव एनर्जी, MHD, ओशन थर्मल एनर्जी। इसमें मैंने नीचे एक नोट लिखा है कि जिसमें भी रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व होगा उसमें AC मिलेगा। कभी कोई पूछता है कि बताइए सोलर से हमें क्या मिलेगा, AC मिलता है कि DC मिलता है। दोस्तों सोलर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। आप देखेंगे छत पे सोलर लगाते हैं, सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो एक तो पहली बार सोलर पावर प्लांट पर मेगावाट जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया लेता है। ये भी PCL में क्वेश्चन ही पूछा था। और
विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में क्या घूमने वाला पार्ट होता है, मतलब इसमें हमें एसी मिलता है हमें, ठीक है। मतलब जिसमें रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व होगा उसमें एसी मिलेगा, ठीक है। जिसमें नहीं होगा ना उसमें समझिए हमारा डीसी मिलेगा। मतलब एक इसमें अपवाद के तौर पे हमारा एमएचडी है, ठीक है ना, मैग्नेटो हाइड्रो जो हमारा है इसमें एमएचडी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रवृत्ति होती है हमें क्या प्राप्त होती है, तो हमारी क्या प्राप्त होती है दोस्तों, तो हमें डीसी मिलती है। एमएचडी से हमें क्या मिलती है, डीसी मिलती है, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे सब क्या मिलता है यहाँ पे एसी मिलता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जिसमें भी रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डीसी ही मिलेगा। और जिसमें रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व होगा उसमें एसी मिलेगा। ये एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन देकर पूछ देता है एग्ज़ाम में कि बताइए किस में एसी मिलेगा, किस में डीसी मिलेगा। तो दोस्तों आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट कहने का मतलब ये दोस्तों कि डिफरेंट टाइप ऑफ विभिन्न प्रकार के जो पावर प्लांट होते हैं आज हम लोग एक ही चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पावर प्लांट की कितनी इफिशियंसी है, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका रनिंग कास्ट क्या है, उसका स्पेस कितना लेता है, ठीक है ना, उसकी फिक्स कास्ट क्या है, इनिशियल कास्ट क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही टेबल में आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। पार्टिकुलर और दिख रहा होगा पार्टिकुलर, एक दिख रहा होगा हम लोग आपको दिख रहा होगा स्टीम, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर में आपको फिर दिख रहा होगा यहाँ पे स्टीम, हाइड्रो, डीजल, न्यूक्लियर, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन दिख रहा है। लोकेशन क्या है स्टीम पावर प्लांट का, स्टीम पावर प्लांट में लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टीम पावर प्लांट का जो लोकेशन होना चाहिए अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया कहने का मतलब ये दोस्त कि जो हमारी जो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है ना उससे दूर हम इसको बनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट को। हाइड्रो पावर प्लांट है पहाड़ी एरिया बनाना चाहिए जहाँ पे पानी होने की व्यवस्था हो, जहाँ ऊंचाई हो, ठीक है। और डीजल पावर प्लांट क्या है कि हमें नियर द लोड, मतलब नियर के पास बनाना चाहिए, नियर टू लोड, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमें पॉपुलेशन से दूर बनाना चाहिए क्योंकि उससे भी रेडिएशंस निकलते हैं, बहुत सारे खतरे होते हैं। अब देखते हैं सबका इनिशियल कास्ट क्या है। देखिए एक लाइन से लिखा है इनिशियल कास्ट, इसमें लिखा है, ठीक है। इनिशियल कास्ट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इनिशियल कास्ट के बारे में, यहाँ पे करते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो इनिशियल कास्ट हम लोग देखेंगे क्या है सबका। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको इनिशियल कास्ट ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनिशियल कास्ट जो स्टीम पावर प्लांट का होता है वो लो होता है, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट का जो होता है हमारा क्या होता है दोस्त, वो लो होता है, ठीक है। और हाइड्रो क्या होता है, हाई होता है। डीजल का क्या होता है, लो होता है। न्यूक्लियर क्या होता है, हाई। आप खुद देखिए इनिशियल का मतलब जो हमारी प्रारंभिक लागत है वो क्या होती है। तो डीजल की सबसे मतलब लो होती है, डीजल की लो होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बनाना पड़ता है, हमें टरबाइंस बहुत सारी लानी पड़ती हैं, तो उसको बनाने में खर्च ज़्यादा आता है, तो इससे हमारा इनिशियल कास्ट का बढ़ जाता है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो। डीजल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कि एक जनरेटर कुछ भी ला के डीजल लगा के आप वहाँ बना लेंगे, ठीक है। तो वहाँ कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी लो होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमारा इनिशियल कास्ट क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे देख रहे होंगे न्यूक्लियर हमें फ्यूल को लाना होना, फ्यूल हमें इकट्ठा करना ही बहुत ही खरीदना बहुत महंगा होता है फ्यूल, ठीक है ना। 1 किलो यूरेनियम जो होता है 4500 टन कोयले के बराबर हमें ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और ठीक है। और उसमें हाई स्किल्ड इंजीनियर लगते हैं बनाने में, ठीक है ना। दूसरी क्या, रनिंग कास्ट, मतलब मान लीजिए प्लांट बन गया, चलने में किसका कास्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लांट बन गया लेकिन चलने के बाद जो हमारा स्टीम पावर थर्मल पावर प्लांट होगा वो क्या होगा, उसका जो रनिंग कास्ट होता है दोस्तों वो हाई होता है, ठीक है ना। उसका रनिंग कास्ट क्या होता है, हाई होता है। हाइड्रो पावर प्लांट मान लो बन गया तो उसमें फ्यूल की तरफ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल की तरफ पे हम लोग उसमें पानी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पानी क्या होता है कि पानी का तो कोई कास्ट नहीं होता ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता नहीं है ना। तो एक तरीके से नील तो होता नहीं, कभी बिजली आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं, लेकिन उसको नील मानिए। रनिंग कास्ट क्या होता है, पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसका रनिंग कास्ट तो बहुत ही कम होता है, लोवेस्ट होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। डीजल का क्या होता है, डीजल का भी रनिंग कास्ट हाई होता है क्योंकि डीजल महंगा होता है, लेकिन आजकल देख ही रहे होंगे डीजल आसमान छू गया, पेट्रोल से महंगा हो गया है, तो और इस समय तो और भी होगा, ठीक है। तो डीजल हमारा पहले की तुलना में अभी कोई बात नहीं है। तो डीजल का जो पावर प्लांट होगा उसकी रनिंग कास्ट क्या होगी, हाई होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की रनिंग कास्ट क्या होगी, हमारी लो होगी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ पावर अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी की ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए स्टीम पावर प्लांट में लिमिटेड है पावर जो अवेलेबिलिटी है, हमारी ड्यूरेशन ऑफ पावर अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है कि अनलिमिटेड है, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट में मान लीजिए कोयला आप लाएंगे तब ना, उसमें अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें क्या है कि हमारा हाइड्रो में क्या है कि पानी की लिमिटेड होती है, तो इसलिए हमारी जो अवेलेबिलिटी होती है, ड्यूरेशन ऑफ पावर अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है हाइड्रो में। डीजल में क्या होती है, लिमिटेड होती है, और न्यूक्लियर में भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है ना। सब में लिमिटेड, बस हाइड्रो पावर प्लांट में जो ड्यूरेशन ऑफ पावर अवेलेबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, बाकी सब में क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। अब बस हाइड्रो पावर प्लांट में अनलिमिटेड होती है। दूसरी क्या है हमारे लिए, फ्यूल ट्रांसपोजिशन कास्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि फ्यूल ट्रांसपोजिशन कास्ट क्या है, ठीक है। तो फ्यूल ट्रांसपोजिशन मतलब जो फ्यूल को हम ढोने में जो खर्च कर रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों, जो फ्यूल को हम लोग ढोने में खर्च कर रहे हैं वो। तो ये भी बीके मेहता में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि फ्यूल ट्रांसपोजिशन का खर्च सबसे कम किस में आता है, ठीक है। तो फ्यूल ट्रांसपोजिशन का जो खर्च सबसे कम आता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आता है, क्योंकि आपको बताएं अभी कि न्यूक्लियर 1 किलोग्राम जो हमारा न्यूक्लियर होता है, ठीक है, वह 4500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा दे सकता है, मतलब ठीक है ना, ऊर्जा उसमें जनरेट होती है। तो आप खुद सोच सकते हो इसमें कि भाई हमें 4500 टन कोयला लाना आसान है कि 1 किलो यूरेनियम लाना आसान है, ठीक है ना। तो फ्यूल ट्रांसपोजिशन सबसे लो किस में होता है, तो याद रखिए फ्यूल ट्रांसपोजिशन सबसे लो होता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। सबसे हाईएस्ट किस में मान लो हमारा होता है, हाईएस्ट भी हमारा होता है स्टीम में होता है, डीजल में हाईएस्ट होता है, ठीक है, और इसमें तो नील होता है, ठीक है ना, हाइड्रो में भी नील होता है, क्योंकि इसमें ऐसी जगह बनाया ही जाता है जहाँ पे हमें पानी को तो आप ढो के लाओगे नहीं, तो उसको हिली एरिया में बनाया जाता है, पानी या डैम के पास इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। डैम एक मल्टीपर्पज़ की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, अगला कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल का जो भी एक पॉइंट है ना, आप याद रखिए, ठीक है। चलिए कुछ थोड़े मोड़े पॉइंट बच्चे उनको देख लेते हैं हम लोग क्या है। पॉल्यूशन क्या है, आप खुद बताइए, कोयले वाले में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, स्टीम से हम लाइन पैदा करेंगे तो, ठीक है। पॉल्यूशन किस में, स्टीम वाले में ज़्यादा होगा। जल जो हाइड्रो जो हम पावर कर रहे हैं उसमें क्या होगा, लो, सबसे लो होगा, ठीक है। न्यूक्लियर में भी हमारा पॉल्यूशन फ्री ज़्यादा नहीं होता है। डीजल में धुआं निकलेगा तो वहाँ भी हाई होगा, ठीक है। इफ़िशियंसी देखिए, इफ़िशियंसी जितने भी पावर प्लांट है सबकी इफ़िशियंसी लगभग 36 से 40, 35 से 40 होती है। यहाँ देख लीजिए, ध्यान देखिए, ठीक है, 35 से 40, 36 से 40 ऐसे करके है ना। लेकिन एक हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी इफ़िशियंसी जो होती है 80 से 90% होती है, ठीक है। स्पेस की हम लोग बात करते हैं, किसका ज़्यादा स्पेस लगता है, किसका कम स्पेस लगता है। तो हम लोग स्पेस पे देखते हैं, स्पेस किसका ज़्यादा लगता है, किसका कम लगता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो स्पेस लगता है, स्पेस लास्ट पॉइंट हम लोग का स्पेस है, देख लेंगे स्पेस क्या है। स्पेस देखिए क्या है, हाँ, गैस पावर प्लांट जो होती है हमारी वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करती है, ठीक है। और गैस पावर प्लांट का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 5/6 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है डिस्कस करेंगे हम लोग उसको। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है कि स्पेस सबसे, मतलब स्टीम पावर प्लांट में स्पेस हमारा कम लगता है, हाइड्रो पावर प्लांट में स्पेस हमारा क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ डैम हम बनाना बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्पेस ज़्यादा लेता है, और थर्मल ये जो हमारा डीजल पावर प्लांट वो उसका भी स्पेस जो होता है वो लो लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड बाई पर्पज़ के तौर पे पिक लोड पावर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डीजल पावर प्लांट का आप देखे होंगे कहाँ पे यूज़, हॉस्पिटल में, कहीं भी जहाँ पे लोड बढ़ता है उसको लोड को पूरा करने के लिए डीजल पावर प्लांट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।